वेलकम बैक टू योर ओन डिजिटल लर्निंग स्टेशन प्रूडेंस कोचिंग इंग्लिश क्लास। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना लर्निंग स्टेशन प्रूडेंस कोचिंग इंग्लिश क्लास पर। आज हम पढ़ेंगे फीलिंग्स बाय सीजे हेक। इस पोएम का व्याख्या और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मैम ऑलरेडी कर चुकी है, वो देखना मत भूलिएगा क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में खोज सकते हैं। आज ये पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें इसका पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और शॉर्ट समरी भी जानना पड़ेगा। इस पोएम से जुड़ी सभी व्याख्या आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्किप करने से जो पार्ट छूट जाएगा एग्ज़ाम में वही सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीलिंग्स बाय सीजे हेक। फीलिंग्स का मतलब है भावना, जो किसी भी आदमी और इंसान के मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। इस कविता की शुरुआत होता है दो प्रश्न से। Have you ever experienced unkindness from people of your own age? आपने क्या अपने उम्र के लोगों से कठोरता की अनुभव की है? How did you feel? इस कठोरता की अनुभव करने से आपको कैसा महसूस हुआ? ये दो प्रश्न पूछा गया है इस पोएम के शुरुआती भाग में, ये दर्शाने के लिए कि अगर आपको कोई तंग करता है, बेवजह आपको हर्ट करता है, तो उस तरह से आपका मानसिक स्थिति में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए आपका जो संतुलन, मानसिक संतुलन और आपका जो सोचने की ढंग है वो बदल जाता है। एक अच्छा आदमी से एक बुरा आदमी बनने तक ये मानसिक स्थिति हम सभी को प्रभावित करता है। तो ये सवाल जवाब करने के ढंग से पोएट ने ये पोएम शुरू किया है। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा है जिसको उसके ही दोस्तों ने फेंक दिया है मिट्टी कीचड़ पर और उसके बाद वो लोग हंस रहे हैं। तो वो बच्चा जो कीचड़ में पड़ा हुआ था उसको कैसा महसूस हो रहा था, इस एक्सप्लेनेशन देने के लिए पोएट ने उसके मॉम के बारे में भी बताया है, जो उसको ये सलाह देती है कि जब तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, जब तुम्हें कोई तंग करेगा, तो अपना मानसिक संतुलन बनाया रखना, इससे ही तुमका और सबका भला होगा। कभी भी अपना टेम्पर लूज मत करना। तो इस सवाल जवाब से ही पोएम का शुरुआत और अंत होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मॉम, व्हाई वुड किड्स से स्टाफ टू हर्ट मी? माँ, क्यों कुछ बच्चे मुझे कुछ बुरा भला कहकर तंग करते हैं? मोस्ट स्पेशली व्हेन दे आर नॉट ट्रू। सही तरह से बताया जाए जब वो सच्चा भी नहीं होता है। डोंट दे इवन केयर अबाउट फीलिंग्स। उनको क्या किसी और के भावना के बारे में कोई भी परेशानी नहीं है और कोई भी कुछ आता जाता नहीं है। कांट दे थिंक फास्ट बिफोर दे हर्ट यू? तुमको तंग करने के पहले क्या वो कुछ सोचते नहीं? So children, you can understand here the poet is clearly depicting the miseries of a kid that had made him ask question to his mom. And he is asking why other children of his age is taunting him constantly and telling him fake things to hurt him. Second stanza, she said those who do that are unhappy. इस लाइन पे सी उस दुखी बच्चे की माँ है, मतलब रोता हुआ बच्चा जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, इस रोता हुआ बच्चे का माँ अभी रिस्पॉन्ड कर रही है। She said those who do that are unhappy, मतलब ये काम जो लोग करते हैं वो बहुत दुखी है, मतलब कि उनमें उनका सुख और चैन नहीं है। They are angry deep down inside, वो अपने भीतर, अपने अंदर ही अंदर बहुत ही क्रोधित है। बट दे जस्ट डोंट नो हाउ टू फिक्स दैट, पर उन लोगों को ये पता नहीं है कि उस गुस्से को कैसे काबू में किया जाए।
so they pick on kids smaller in size. इसलिए वो अपने से छोटा बच्चे के ऊपर अपना क्रोध निकालते हैं उन लोगों को तंग करते हुए. In the second stanza, the mother is consoling her child by saying that those who hurt others, actually they are very much angry at the bottom of their heart, and to appease their anger, they always hurt others, those who are younger than them. Mom said, life is too short to stay angry. माँ ये कहती है कि हमेशा गुस्सा रहने के लिए जीवन बहुत ही छोटा है. इफ यू लेट इट, एंगर गेट्स बिगर ईच डे. अगर तुम गुस्सा दबाए रखते हो तो ये हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता रहता है. मतलब हर दिन गुस्सा बढ़ता ही रहता है अगर तुम ये अपने अंदर दबाए हुए रखते हो. बट हैप्पीनेस ग्रोज फास्टर देन एंगर कैन. पर खुशी और प्रसन्नता क्रोध से ज्यादा जल्दी बढ़ता रहता है. सो बी हैप्पी. इसलिए हमेशा खुश रहो. इट्स बेटर दैट वे. ये इस तरह से ही बहुत अच्छा है. इस स्टैंजा में कवि ने दो चीज हमसे शेयर किया है, वो है खुशी और क्रोध. हैप्पीनेस गॉड का दिया हुआ वो वरदान है जो जीवन के हमेशा खुशहाल रख सकता है. दूसरी तरफ एंगर और क्रोध ऐसा अभिशाप है जो सब कुछ एक ही मोमेंट में नष्ट कर सकता है. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट इज बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड as the form of happiness and anger as the form of destruction. And by this manner the poet wants to suggest the reader to stay happy all the while. Whatever the matter, whatever the situation, the poet is suggesting to stay happy forever so that we can spread the positive vibes to others to make their life fruitful as well. Last stanza. Mom said, just stand up for my feelings. माँ कहती है कि तुम सिर्फ मेरे भावना के समर्थन में खड़े रहना. बट डू इट नाइस एंड डोंट गेट ऑल मैड. पर तुम ये सही तरीके से करना, गुस्से में कुछ बुरा भला काम मत कर देना. नाउ उसका बच्चा ये कहता है कि आई ट्राई बट इट्स श्योर इजंट इजी being nice when they have made me so sad. बच्चा कहता है कि मैं कोशिश जरूर करूंगा पर इतना तो मुझे पता है और मैं इसमें निश्चित हूं कि ये सरल नहीं होने वाला है. बहुत अच्छे तरीका से बर्ताव करना दूसरे लोगों के साथ, जबकि वे बच्चे लोग मुझे बहुत ही दुखी कर चुके हैं. मतलब इस आखिर स्टैंजा में माँ और बच्चे के कथोपकथन से इतना क्लियर हो जा रहा है कि अगर आपको कोई तंग करे, अपना पीस ऑफ माइंड कभी भी खोना नहीं चाहिए. मतलब अपना आपा मत खोइए. अगर कोई आपको तंग कर रहा है, आप सिर्फ जो सही है वो काम करते जाइए और उसका फल आपको एक ना एक दिन ठीक ही मिलेगा. So in the last stanza, the mom is suggesting the boy to stand up only for those words or to follow only those words that he had already suggested to her child. Now the child is responding that he will surely try to do all the things whatever is suggested by his mom, but this work isn't so easy that he can do it without any distraction. About the poet. Here you can see this is C.J. Heck, who is an illustrator, author and poet. Her most famous book is Barking Spiders. Figure of speech. Number 1, alliteration. Alliteration is a kind of figure of speech that tells us about the repetition of same sound or letter in the beginning of adjacent or closely connected words. Like why would, W and W are repeated. Second figure of speech is hyperbole, which relates to the exaggeration, like get all mad, which literally mean insane, but here in this poem it is used for denoting extreme anger.
Rhyme scheme of the poem. If you look at the last word of each line, you will find the rhyme scheme is A, B, C, B. There is a similarity between true and you. So the final rhyme scheme is A, B, C, B.